हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डी बुक मूवी का, जो कि 29 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है। ओके, तो मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ 21 अक्टूबर को। सो एज ए रेफरेंस मैं इस मूवी के क्लिप्स या फिर इमेजेस कुछ भी यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मूवी एजरा, जो कि एक मलयालम मूवी है, एजरा मूवी से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। जैसे कि पिछले साल दुर्गामती आई थी, जो कि भागमती मूवी से इंस्पायर्ड थी, वैसे ही डी बुक मूवी एजरा से इंस्पायर्ड है। तो मैं यहाँ पे एजरा मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। स्टोरी तो सेम ही है, बस डी बुक मूवी में कैरेक्टर्स के नाम अलग होंगे। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं केरला के कोची शहर को। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आखिरी यहूदी, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को यहूदी का मतलब नहीं पता, तो जैसे कि हिंदू रिलीजन में पूजक होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, और क्रिश्चियनिटी में फादर होते हैं, वैसे ही जूडियज्म इस धर्म पे यहूदी होते हैं। ओके, तो फिर कहानी पे हमें दिखाया जाता है मूसा नाम के एक आदमी को। सो मूसा यहाँ पे किसी के साथ वो फ्यूनरल अटेंड करने आया था, और वो एक एंटिक पीस का सेलर होता है। यहाँ पे उसको एक डी बुक मिलता है, जो कि उस यहूदी के घर पे था। सो वो डी बुक को वो उठा के ले जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, तो मूसा यहाँ पे अपना शॉप बंद करके चला जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं उस दुकान पे एक बंदा काम करता था, जिसका नाम होता है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन यहाँ पे अपना दोस्त को फोन करता है और उसको बोलता है कि जल्दी से आ जाओ, और क्योंकि आज रात को वो लोग मूसा जो चुरा के लाया था डी बुक, उसमें से कुछ सामान चोरी करके बाहर बेचने वाले थे। यहाँ पे हम देखते हैं सेबेस्टियन वो डी बुक को खोलने की कोशिश करता है, और यहाँ पे बहुत सारे पैरानॉर्मल गतिविधियां सब शुरू हो जाती है, और एक अनजान आकृति आके उसको मार देता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं मूसा ये सब डिस्कवर करता है और पुलिस को बुलाता है, और यहाँ पे इंस्पेक्टर सफीर को ये केस दिया जाता है। फिर इस इंस्पेक्टर के हम देखते हैं रंजन और प्रिया को। सर रंजन यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन जी यहाँ पे प्ले कर रहे थे, और हिंदी में इसी रोल को इमरान हाशमी जी प्ले करेंगे। आप लोग एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। सो डी बुक मूवी का जो ट्रेलर आया है, उसको देख के ही आपको मूवी सारा समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टोरी पे यहाँ पे दिखाया जाता है रंजन का हाल ही में मुंबई से कोची ट्रांसफर हुआ है, और रंजन एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट होता है, और हाल ही में कोची में बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट, जिसको बाद में इंटरनेशनली कहीं पे तो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसी के चार्ज के लिए यहाँ पे रंजन को कोची बुलाया गया था। सो इस न्यूक्लियर वेस्ट को सिर्फ और सिर्फ रंजन ही एक्सेस कर सकता है, क्योंकि अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरा का पूरा कोची कुछ ही सेकेंड्स में मिट जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है, और बाहर काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इस न्यूक्लियर वेस्ट यहाँ पे रखना डेंजरस है, इसीलिए काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पे रंजन की मुलाकात इंस्पेक्टर सफीर से होता है। फिर अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं प्रिया और रंजन ये लोग बाहर घूमने गए थे, और यहाँ पे उनकी नेबर से उनका मुलाकात होता है, और उन लोगों का काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और उनके नेबर का एक डॉग था, जो प्रिया और उस डॉग की काफी अच्छी दोस्ती यहाँ पे हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रंजन ऑफिस जा रहा था, और वो अपने अंकल को फोन करता है, जिनका नाम होता है फादर सैमुअल। और रंजन के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद फादर सैमुअल ने ही रंजन को पाल पोस के बड़ा किया है। तो रंजन यहाँ पे बोलता है हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से सेटल हो गए हैं, और कुछ दिनों में फादर सैमुअल भी रंजन के घर आने वाले थे। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं प्रिया घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए काफी सारे शॉप घूमती है, और आखिरकार वो मूसा के शॉप में भी जाती है, और उसको वही डी बुक पसंद आता है। सो उसको वो बाय करके अपने घर ले आती है, और वो डी बुक को वो ओपन भी कर देती है। और इस डी बुक से हम देखते हैं कुछ कटे हुए बाल, और एक गुड़िया में कुछ सुई वगैरह उस गुड़िया में चुभा था। और यहाँ पे हम देखते हैं एक स्पिरिट प्रिया को पोजेस्ट कर लेती है। फिर रात को हम देखते हैं काफी सारे पैरानॉर्मल गतिविधियां, जैसे कि बेड से चादर अपने आप उड़ जाना, उस टाइप का सब गतिविधियां, पैरानॉर्मल गतिविधियां सब शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे एक दो जंपस्केयर सीन भी थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं प्रिया रंजन का ऑफिस में भी आ गई थी, और प्रिया यहाँ पे रंजन से बोल रही थी कि घर पे कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन रंजन यहाँ पे प्रिया की एक भी बात नहीं सुनता और उसको समझाने की कोशिश करता है। फिर रात का सीन हम देखते हैं रंजन को ऐसा लगता है कि उनके कमरे के ऊपर कोई चल रहा है। तो नेक्स्ट डे ये सारी बात रंजन सफीर को बोलता है। तो सफीर यहाँ पे बोलता है कि ये कुछ पुराना हवेली है, तो जानवर वगैरह ये सब कर रहे होंगे, आपको कुछ गलत फहमी हुआ है, ऐसा बोल के वो चला जाता है। फिर रंजन फादर सैमुअल को बुलाता है, और यहाँ पे ये सब बातें वो सैमुअल के साथ शेयर करता है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं प्रिया को वही डी बुक वाले स्पिरिट अभी परेशान कर रही थी। फिर रंजन और फादर सैमुअल घर पे आते हैं। यहाँ पे उनको प्रिया अनकॉन्शियस स्टेट पे वही कमरे में मिलती है, जिस कमरे पे पिछली रात को रंजन गया था। अभी फादर सैमुअल को भी यकीन हो गया था इस घर पे कुछ तो है, और यहाँ पे वो वही डी बुक बॉक्स को देख पाते हैं,
और यहाँ पे वो जान पाते हैं कि इस डिब्यूक बॉक्स की वजह से ही ये सब हो रहा है। इस डिब्यूक बॉक्स पे कुछ अक्षर लिखे थे जो कि बहुत पुराने जमाने में लिखा गया था। सो इस लेटर्स को डिकोड करने के लिए वो लोग एक प्रोफेसर से कांटेक्ट करते हैं। वो प्रोफेसर उन लोगों को डिकोड किया गया सेंटेंस देता है, साथ ही साथ एक यहूदी का कांटेक्ट भी देता है। सो रंजन यहाँ पे कोची से मुंबई जाता है उस यहूदी से मिलने के लिए। यहाँ पे वो यहूदी बोलते हैं कि उनको नहीं लगता कि प्रिया पोजेस्ड है, और यहाँ पे प्रिया की तरफ से फोन आता है और वो बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। सो ये बात सुन के वो यहूदी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब उन्हें लगता है कि प्रिया पोजेस्ड है। प्रिया नहीं बल्कि रंजन और प्रिया के जो आने वाला बच्चा है वो पोजेस्ड है, क्योंकि डिब्यूक से निकला हुआ स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ कमजोर दिमाग वाले और छोटे बच्चों को पोजेस्ट कर सकता है। ये बातें सुनकर रंजन बहुत परेशान हो जाता है और उस यहूदी को रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ चले, लेकिन वो यहूदी यहाँ पे बोलता है कि उसे कुछ दिन चाहिए। तो 1-2 दिन बाद जब रंजन फिर से उनसे मिलने आता है तब वो देखता है कि वो यहूदी अब इस दुनिया में नहीं है। सो यहाँ पे उसका मुलाकात होता है उस यहूदी के बेटे मार्कस के साथ। सो रंजन यहाँ पे मार्कस को रिक्वेस्ट करता है उसके साथ आने के लिए, और उससे वो पूछता है कि क्या वो इस बच्चा जो होने वाला है उस बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं। सो मार्कस यहाँ पे बोलता है अगर तुमने ऐसा किया तब वो स्पिरिट प्रिया के बच्चे के साथ साथ प्रिया को भी मार डालेगा। सो मार्कस यहाँ पे बोलता है वो कुछ प्रिपरेशन करके 1-2 दिन बाद रंजन के घर जाएगा। तब तक रंजन को घर पे जितने भी सारे मिरर्स है उन सबको तोड़ देना होगा या फिर घर से बाहर उसको निकालना होगा। सो रंजन ऐसा ही करता है। ऐसे कई महीने बीत जाते हैं और यहाँ पे एक दिन हम देखते हैं प्रिया और रंजन ये लोग वॉक के लिए बाहर निकले थे और इनका जो नेबर का डॉग था वो प्रिया को देख के बहुत भौंकता है। सो प्रिया ये देख के बहुत गुस्से से उस डॉग की तरफ देख रही थी, और रात को हम देखते हैं प्रिया मिसिंग है और वो कुछ अजीब ही तरह से एक घर के बाउंड्री के ऊपर चल रही थी। तो रंजन ये देख के बहुत डर जाता है और प्रिया के हाथ पे एक थैली था और उसमें से खून टपक रहा था। तभी वहाँ पे मार्कस आता है और हम देख पाते हैं कि मार्कस यहाँ पे पूछता है कि तुम कौन हो। सो पीछे से आवाज आता है कि मेरा नाम इब्राहिम अजरा है। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं प्रिया यहाँ पे बेहोश हो चुकी थी और उस थैली में उस डॉग का सिर होता है। फिर घर आकर मार्कस रंजन से बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस इब्राहिम अजरा के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। और पास ही में मार्कस के पिता के दोस्त यशवा रहते हैं। सो नेक्स्ट डे यहाँ पे ये लोग यशवा के घर जाने वाले थे। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं रंजन और प्रिया के जो नेबर थे वो लोग कंप्लेन कर चुके थे उनका डॉग मिसिंग है, और यहाँ पे इंस्पेक्टर सफीर आए थे। तो सफीर को यहाँ पे उस घर के बाउंड्री में एक पायल मिलता है जो कि प्रिया का ही था। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं रंजन और मार्कस यशु के घर जा रहे थे। उससे पहले रंजन को कुछ काम था तो रंजन और मार्कस रंजन के ऑफिस जाते हैं। यहाँ पे मार्कस नोटिस करता है कि रंजन को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है और उस न्यूक्लियर वेस्ट का जिम्मेदारी और सारा एक्सेस रंजन के पास ही था। फिर ये लोग यशु के पास जाते हैं और यशु यहाँ पे बोलता है कि उनके पिता ने केरला में जितने भी यहूदी थे उनके ऊपर एक बुक लिखा है। तो यहाँ पे ये लोग वो बुक ले आते हैं और मार्कस ये बुक पढ़ता है और इधर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम एजरा को। सो कहानी हमें दिखाया जाता है 1941 में। यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम एजरा रोजी नाम की एक लड़की को प्यार करता है। रोजी क्रिश्चियन है और अब्राहम एजरा यहूदी धर्म का है। अब्राहम के पिता याकूब एजरा वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, साथ ही साथ वो काला जादू भी करते थे, क्योंकि उनका ये सोच था कि उनको जितना भी धन दौलत वगैरह मिला है वो सब काला जादू की वजह से मिला है। तो कुछ दिनों बाद अब्राहम उसका और रोजी का जो रिलेशनशिप है वो अपने पिता याकूब को बता देता है। सो सिंस इट्स 1941 तो जातिवाद वगैरह था उस टाइम पे बहुत। सो उसके पिता नहीं मानते। ऐसे ही बहुत दिनों तक अब्राहम और रोजी का मिलना नहीं होता है। यहाँ पे हम देखते हैं रोजी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और जल्दी ये बात रोजी के पेरेंट्स को पता चल जाता है। सो यहाँ पे ये लोग पूछने लगते हैं कि इसका पिता कौन है। तो रोजी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। सो गुस्से में आके ये लोग रोजी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। सो ऐसे ही और भी कई महीने बीत गए थे और एक दिन अब्राहम ने एक लेटर भेजा था कि उसको भूल जाए और एक नया लाइफ शुरू करे, क्योंकि अभी तक अब्राहम को पता ही नहीं था कि रोजी अभी प्रेग्नेंट है। सो ये खत देख के रोजी पूरी तरह से टूट गई थी और यहाँ पे वो सुसाइड कर लेती है। सो उसके मरने के बाद वो खत उसी कमरे में था। सो यहाँ पे वो लेटर उनके पिता देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि इन सब के पीछे अब्राहम का हाथ है, और यहाँ पे ये सारी बात वो सब गाँव वालों को बता दिए थे। सो आज रात को हम देखते हैं अब्राहम और याकूब वापस गाँव आने वाले थे। सो गाँव वाले छुपके से उनके गाड़ी के ऊपर हमला
हमला कर देते हैं और अब्राहम को बहुत मारते हैं। और याकूब किसी तरह से अपने आप को और अपने बेटे अब्राहम को बचा के हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलता है कि अब्राहम बच तो जाएगा लेकिन वो कोमा में रहेगा एक जिंदा लाश की तरह। सो ये बात सुन के याकूब गुस्से में अब्राहम को घर ले जाता है और उसी के ऊपर डार्क मैजिक करने लगता है और वो कुछ काले जादू और स्पेल के वजह से अपने बेटे के आत्मा को एक डिब्यूक बॉक्स में कैद कर देता है। जब कभी भी उस जगह पे रहने वाले आखिरी यहूदी मारे जाएंगे उसके बाद अब्राहम एजरा की आत्मा जो कि उस डिब्यूक बॉक्स में है वो डिब्यूक बॉक्स से आजाद हो जाएगा और अपना बदला लेगा और वहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं उनको मारना ही उसका मोटिव है। साथ ही साथ डिब्यूक बनाने के लिए ये जरूरी था कि उसके बेटे की शरीर को यानी कि अब्राहम एजरा के शरीर को चोट ना पहुंचे, इसीलिए वो एक केमिकल की मदद से उसको एक बक्से में बंद करके इंडियन ओशन में बहा दिया था जिससे कि किसी को अब्राहम का शरीर ना मिले और अब्राहम की कब्र की जगह एक लकड़ी का पुतला उसके कब्र में रख दिया था। ये सब जानने के बाद मार्कस कुछ डिस्कशन करता है फादर सैमुअल के साथ। तो ये क्या डिस्कशन करता है हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। उसके बाद फादर सैमुअल इंस्पेक्टर सफीर को बुलाते हैं और उसे सारी बात समझा देते हैं। पहले तो सफीर को यकीन नहीं होता, फिर मार्कस उन्हें अब्राहम एजरा का जो कब्र था वहाँ पे ले जाता है और वहाँ पे सेम लकड़ी का पुतला था। तो ये देख के सफीर को थोड़ा बहुत यकीन होता है। फिर मार्कस इंस्पेक्टर सफीर से रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्द से जल्द 10 यहूदी को लेके आए ताकि ये लोग जल्द से जल्द एक्सोर्सिज्म कर सके। रात का सीन हम देखते हैं, प्रिया अकेले ही वही कमरे में खड़ी थी और अचानक से मार्कस पीछे से आके एक वार करता है और रंजन वही पे बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं रंजन को एक जगह पे बांध के उसको एक्सोर्सिज्म के लिए तैयार किया जा रहा था। तो यहाँ पे और एक ट्विस्ट हमें मिलता है। दरअसल उस रात को जब रंजन ने प्रिया का पीछा किया था तब एजरा की स्पिरिट प्रिया से निकल के रंजन के बॉडी में घुस गई थी और जब मार्कस वहाँ पे आया और पूछा तुम कौन हो तब पीछे से आवाज आया था। सो प्रिया के पीछे रंजन ही खड़ा था। तो दरअसल हमें रंजन से आवाज आया था कि उसका नाम अब्राहम एजरा है। सो यहाँ पे मार्कस को पता चल चुका था कि एजरा अभी प्रिया से निकल के रंजन को पोजेस्ट कर चुका है। सो बाद में उसका मोटिव भी हमें पता चला। तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट था वो उसका जिम्मेदारी और एक्सेस रंजन के पास ही था। सो रंजन का यूज करके एजरा की स्पिरिट आराम से कुछ ही शहर को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए उस दिन प्रिया की बॉडी से निकल के एजरा ने रंजन को पोजेस्ट कर लिया। अब हमें मार्कस और फादर सैमुअल का भी डिस्कशन दिखाया जाता है। सो फादर सैमुअल से हमें पता चलता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से रंजन के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है और उसी टाइम से फादर सैमुअल उसको संभाल रहे हैं और रंजन काफी ट्रॉमेटाइज्ड था उस टाइम। बहुत सारे सेशंस के बाद वो अभी ठीक हुआ है और जब उस दिन रंजन ने प्रिया को इस हालत में देखा मतलब पोजेस्ड स्टेट में तब वो बहुत डर गया और मेंटली अनस्टेबल हो गया। इसीलिए उस टाइम एजरा ने प्रिया के शरीर से निकल के रंजन को आराम से पोजेस्ट कर लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं सफीर ने 10 यहूदी को ले आए थे और यहाँ पे ये लोग एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं और वही सब पैरानॉर्मल गतिविधियां सब शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एजरा की स्पिरिट बहुत ताकतवर थी इसीलिए वो एक एक करके यहूदी को मार रहा था। पर लास्ट में मार्कस ने किसी तरह से एजरा के स्पिरिट को रंजन से निकाल के वापस उस डिब्यूक बॉक्स में कैद कर लिया। और यहाँ पे इंस्पेक्टर सफीर और मार्कस ये लोग इंडियन ओशन में उस बॉक्स को फेंक देते हैं। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं प्रिया और रंजन की एक बेटा होता है और मार्कस उन्हें कंग्रेचुलेट करता है। साथ ही साथ हम सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि कुछ फिशरमैन को वही डिब्यूक बॉक्स मिला है और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। सो ये थी पूरी की पूरी कहानी एजरा की। और डिब्यूक मूवी जो कि हिंदी में आने वाली है उसकी कहानी सेम ही होगी। इसके बाद आप डिब्यूक मूवी का ट्रेलर देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इस मूवी में कौन से किरदार कहाँ पे है, मतलब कौन किसका किरदार निभा रहा है। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।